यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, कितनी इन्वेस्टमेंट की इसमें आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है। फर्स्ट है डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली डिफाइंड एज द वन हुज इन्वेस्टमेंट डजंट एक्सीड ₹5 करोड़। फिलहाल के समय में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम होता है। मींस जिस बिजनेस को स्टार्ट करने में या जिसकी पूंजी 5 करोड़ से कम होती है वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग 1951, जब हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई 1951 में, ये क्राइटेरिया 5 लाख था। अंडरस्टूड? जो अब 5 करोड़ है वो एट द स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग 5 लाख था। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या यूं कह सकते हैं रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या विशेषताएं है, क्यों हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फॉलो करती है। मींस वो लोग जितना भी प्रोडक्शन करते हैं वो लेबर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं प्रोडक्शन करने में और कैपिटल का, मशीन का कम। दैट्स वाई हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कहते हैं। क्यों? ये ज़्यादा आदमियों को, लेबर को रोजगार देती है। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हम अपना खुद के बंदों का भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को खुद रोजगार दे सकते हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके विद मिनिमम और लेस इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सेल्फ कैपिटल इंटेंसिव, लेस कैपिटल इंटेंसिव। इस बिजनेस की सबसे मुख्य विशेषता यही है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मैक्सिमम 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आज के समय में 5 करोड़ से कम वाला बिजनेस सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। वो चाहे आप 1 लाख में अपना बिजनेस स्टार्ट करो या 50,000 में बिजनेस स्टार्ट करो, सभी हमारा किस में आएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि लेस कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमारी बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल हैंडलूम इंडस्ट्री, हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री एक्सपोर्ट भी करती है। मींस हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज को भी अपने गुड्स प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है सीड बेड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये एक बेस तैयार करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, और ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है सोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। 6th पॉइंट, इसके अंदर जो मुख्य विशेषता है वो है लोकेशन वाली। मींस हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस लोकेशन पर भी एस्टेब्लिश हो सकती है जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं होती। मींस हम इस इंडस्ट्री को उस जगह सेटअप कर सकते हैं जहाँ हमारा रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, जहाँ उसका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ पर भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं जो लार्ज स्केल में संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कुछ समस्याएं भी है। इसकी पहली समस्या क्या है? इसकी पहली समस्या है डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंस। मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास में पैसे की बड़ी किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है। हमारे बैंक्स वगैरह इजीली इनको लोन प्रोवाइड नहीं करते, वो बहुत सारी डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। ये इनके सामने फाइनेंस की बड़ी समस्या होती है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी इनको इजीली प्रोवाइड नहीं होता, बिकॉज ये जो फॉर्म्स होती हैं हमारी, ये
फाइनेंस की समस्या से जूझती है, जिसके चलते इन्हें रॉ मटेरियल में लेने में भी दिक्कत होती है, रॉ मटेरियल रेगुलर सप्लाई नहीं हो पाता। डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग, इनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो भी बहुत वीक होता है, इनको अपना प्रोडक्ट को अच्छे दाम में सेल आउट करने में बड़ी दिक्कत होती है, इनको इनपुट भी बहुत महंगा मिलता है। मीन्स ओवरऑल इनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनका जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो बहुत पिछड़ा होता है, एडवांस नहीं होता, जिसके चलते इन्हें अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने में बड़ी समस्या आती है, स्पेशली एट द गुड रेट और प्राइस। ये अच्छे रेट पर प्राइस पर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। नेक्स्ट है आउटडेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट्स, इनके पास में सारी आउटडेटेड ओल्ड मशीन्स होती है, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं लोग, इनके पास में लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, समटाइम्स मोस्टली टाइम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक हैवी कंपटीशन दिया जाता है, इसके द्वारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा। ये इनके सामने बड़ी समस्या है कि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन नहीं दे पाते और उनसे कंपटीशन नहीं फेस कर पाते, जिसके चलते शटडाउन हो जाती है। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990। मीन्स आज हम पढ़ेंगे उन विशेषताओं के बारे में, उन योजनाओं के बारे में जो योजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू यूज की थी ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अंडरस्टूड? मीन्स 1950 से 1990 के बीच में जो योजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू यूज की थी, बनाई थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं है। नेक्स्ट है पब्लिक एंटरप्राइज वर टू प्ले सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने आपको इस चैप्टर में पहले भी पढ़ाया था कि जो हमारा 1950 से 90 के बीच में हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी में हमारा मेन रोल किसको दे दिया गया था प्रोडक्शन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का? पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर ने क्रूशियल रोल प्ले किया था इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैक्सिमम जो हमारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी वो किसके द्वारा हो रही थी? पब्लिक सेक्टर के द्वारा, उन्हीं के द्वारा कंट्रोल एंड मैनेज हो रही थी। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सेकेंडरी रोल मिला था किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और वो भी लाइसेंस के थ्रू। मीन्स उन्हें लाइसेंस राज सिस्टम के थ्रू, उसके लिए भी उन्हें बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, तब एक प्राइवेट बंदा या फर्म अपना बिजनेस सेटअप कर पाती थी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुख्य फोकस था वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। मीन्स हमें इंपोर्ट नहीं करना है फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को, हमें जितना भी गुड्स जो हम पहले इंपोर्ट करते थे वो सारा खुद अपने कंट्री में बनाना है। मीन्स हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, ना कि फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड होना है। ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। एज फॉर एज डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, साथ ही साथ हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाना भी मुख्य उद्देश्य था। विशेषताएं थी किसकी? इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 टू 1990 की, जिसके लिए फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या हुआ था? हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, जिससे इंपोर्ट कम हो गया था, खत्म हो गया था। फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटाज, इंपोर्ट कोटाज फिक्स कर दिया गया था। मींस हम चुनिंदा आइटम्स को ही इंपोर्ट कर सकते थे। इन दोनों स्ट्रेटेजी के पीछे, दोनों स्टेप के पीछे उद्देश्य था टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। अंडरस्टूड? ये इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन द कंट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तवज्जो दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री वे इंडस्ट्रीज होती है जो हमारे कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करती है। रोड, पावर, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सभी सुविधाओं की बुनियाद रखती है कौन? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप्ड
विद अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो प्रेफरेंस दिया गया था वो इस उद्देश्य से दिया गया था कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू मैक्सिमम हम लोग क्या प्रोवाइड कर सके, रोजगार और इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्विटी इन द सेंस ऑफ बैकवर्ड रीजन, हमारे बैकवर्ड रीजन में भी रोजगार के अवसर पैदा हो सके और उनका विकास हो सके। फर्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है गुड इफेक्ट। मीन्स हमारी जो ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी इसके क्या गुड इफेक्ट रहे, इसका क्या अच्छे परिणाम निकले। इसका जो पहला अच्छा परिणाम था, इन्होंने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बिग पुश दिया। मीन्स हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो किया हमारी इकोनॉमी ने। क्यों? क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट, हमारे इकोनॉमी का जीडीपी बहुत तेजी के साथ में इंक्रीज हुआ, जिससे हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया। नेक्स्ट है देयर वाज ए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हुआ। मींस डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्री सेटअप हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो ऑलरेडी थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। वैरायटी ऑफ गुड्स बनने स्टार्ट हुए हमारी इंडिया के अंदर। स्पेशली हमारी सनराइज इंडस्ट्री, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी बोलते हैं, उससे हमारी मार्केट में एक बहुत ही मेन अपनी उपस्थिति दर्ज की। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको अभी बताया इसका सबसे जो मेन उद्देश्य, जो इसका सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, डेवलप किया। रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब हमारे यहाँ सेटअप हुए, इनके ग्रोथ देखने को मिली। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट। मीन्स इसके कुछ बैड इफेक्ट भी है। नहीं बच्चों, एक पॉइंट हो रह गया हमारा गुड इफेक्ट का। जो इसका गुड इफेक्ट का नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेड एंड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने सोशल जस्टिस किया, इक्विटी किया। कैसे किया? जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है, जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती, जो हमारे रोड कनेक्टिविटी से दूर है, वहाँ पर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, जिससे उस क्षेत्र का विकास हुआ, वहाँ के पीपल्स को, वहाँ की जनता को रोजगार मिला और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्राप्त हुए उन्हें। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट। उस स्ट्रेटेजी का, जो इकोनॉमिक प्लानिंग की स्ट्रेटेजी थी ड्यूरिंग 1950 टू 1991, उस दौरान उसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी रहे। पहला, पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दे दिया गया था, जिसके चलते हमारा जो पब्लिक सेक्टर था उसमें भ्रष्टाचार था, इनएफिशिएंसी थी, वो लोग काबिल नहीं थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या कंपनीज वगैरह। उसके अंदर हमारी चोरी चकारी, प्रेफरेंस क्या होता है, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना फॉरेन कंपटीशन से, ये अगर इसका दूसरा साइड देखें तो ये हमारे लिए नुकसानदायक रहा। कैसे नुकसानदायक रहा? हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाए। मीन्स हमारा जो इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट था वो इंटरनेशनल क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, हमने सेल्फ रिलायंस जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उसके थ्रू हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, चाहे वो गुड्स हो या कोई टेक्नोलॉजी हो। नेक्स्ट है सेविंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रूव्ड इनएफिशिएंसी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। हमने जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बंद कर दिया था, इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, उससे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर रहे थे। ये स्टेप भी रॉन्ग साबित हुआ। इससे हमारी इकोनॉमी का जो रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो घटकर बहुत मिनिमम पॉइंट पर पहुंच गया था बाय द एंड ऑफ 1990। 1990 के लास्ट तक हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया था। किसके थ्रू? जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली। अंडरस्टूड? इसके थ्रू। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट होता है। आप मेरी इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।